Go with the classes. तो बच्चों, आ गया हूँ मैं, गोजो सातुरो। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था रेट ऑफ मोशन, जो कि होता है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन और रोटेशन मोशन। तो बच्चों, आई होप कि आपको अभी तक के सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन के ग्राफ्स, मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो दो तरह के ग्राफ्स होते हैं जो तुम्हें पढ़ने होंगे। उन दो तरह के ग्राफ्स में भी, उनके अंदर में भी कुछ टाइप के ग्राफ्स होते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो आता है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को वेलोसिटी बताता है ऑब्जेक्ट का, या स्पीड बताता है। इसमें डिस्टेंस को हम लोग y एक्सिस पे रखते हैं और टाइम को हम लोग x एक्सिस पे रखते हैं। अब इसका पहला टाइप समझ लेते हैं। तो dt ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, या जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ग्राफ कैसे बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तो जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, जो कि x एक्सिस से पैरेलल रहता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पे है तो ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर ही 1 घंटे में भी है, सेकंड घंटे में भी है, थर्ड घंटे पे भी रुका हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर से ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना कम आ रहा है। तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जो कि पैरेलल रहता है x एक्सिस से। अब समझते हैं सेकेंड पार्ट, जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो बॉडी है वो अपना स्पीड नहीं बढ़ाता है, उसका स्पीड सेम रहता है। लेकिन बॉडी डिस्टेंस तो कवर कर रहा है ना, धीरे धीरे 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तो जा रहा है बॉडी। तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जैसा कि तुम फिगर में देख सकते हो। इसमें तुम देख सकते हो कि 1 घंटे में बॉडी 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, दूसरे घंटे में बॉडी 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, यानी कि अगले घंटे में भी 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट घंटे में भी बॉडी 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, यानी 3 घंटे में 15 किलोमीटर। तो जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन रहता है। अब ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो तरह के ग्राफ्स बनते हैं, एक तब जब स्पीड बढ़ता है और एक तब जब स्पीड घटता है। तो पहले ग्राफ में तुम देख सकते हो कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है वो धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तो वो कम होता जा रहा है, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। सेकेंड ग्राफ में तुम देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यही है हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स। तो आई होप तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को एक्सेलरेशन बताता है बॉडी का, कि बॉडी कितना एक्सेलरेट कर रहा है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है वो एरिया हम लोगों को डिस्टेंस बताता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को हम लोग y एक्सिस पर रखते हैं और टाइम को हम लोग x एक्सिस पे रखते हैं। अब इसका सबसे पहला जो टाइप है वो है vt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन अभी मैंने तुम्हें बताया और मैंने पहले भी पढ़ाया है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो इसमें हमारा ग्राफ जो बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो पैरेलल है टाइम एक्सिस से या x एक्सिस के। तुम देख सकते हो कि 1 घंटे पे बॉडी 40 किलोमीटर पर आवर पे ही है, दूसरे घंटे में भी बॉडी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चल रहा है, तीसरे घंटे में भी बॉडी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चल रहा है, एंड सो ऑन। तो तुम देख सकते हो कि बॉडी अपना वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। अब अगर क्वेश्चन ने ये बोला कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे।
थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि एरिया अंडर जो ग्राफ होता है वो हम लोगों को डिस्टेंस देता है। तो इस ग्राफ का जो एरिया रहेगा वो हमें डिस्टेंस देगा। तो हम क्या करेंगे कि ए को नीचे तक जोड़ देंगे, बी को भी नीचे तक जोड़ देंगे और इन्हें नाम दे देंगे सी और डी। तो ए सी और बी डी को जब हमने जोड़ा तो एक ए बी सी डी रेक्टेंगल बन गया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया ही हमारा डिस्टेंस होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया तो हम लोग सबको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो हो जाएगा ए सी इंटू ए बी। तो ए सी कितना हो जाएगा? ए सी तो हम देख सकते हैं कि लेंथ कितना है हमें दिया हुआ, 40 दिया हुआ है। हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस स्टार्टिंग जो पॉइंट है और फाइनल जो पॉइंट है उसको हम लोगों को माइनस कर देना है। तो हम लोग 40 को 0 से माइनस कर देंगे तो 40 हो जाएगा। सेम केस हम लोग करेंगे डी और सी के साथ। तो डी को मान लो T2 और सी को मान लो T1। तो T2 कितना दिया हुआ है? T2 है हमारा 6 और T1 है हमारा 3। तो दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो 6 - 3 हो जाएगा 3 और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर AC इंटू ए बी कर देंगे। तो AC कितना है हमारा 40 और AB कितना हुआ हमारा, वो हुआ 3। तो 40 इंटू जब 3 करेंगे तो वो हमें 120 किलोमीटर हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखो। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन बनाओ और उसका डिस्टेंस निकाल के बताओ। अगला टाइप जो है वो है VT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो VT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो स्पीड का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि स्पीड ऐसे ही जाएगा। स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ग्राफ्स हमारा इर्रेगुलर रहेगा, मतलब ग्राफ्स किसी भी तरह से बन सकता है। अब जो अगला टाइप है वो है VT ग्राफ फॉर अ कार मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बॉडी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेगा तो VT ग्राफ कैसा बनेगा? तब VT ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि इसमें बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, एक ही जितना एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पीछे ले जाएं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला टॉपिक करें। अगर क्वेश्चन इसमें पूछेगा तुमसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो एरिया होगा, जो ग्राफ एरिया को इनक्लोज करेगा, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो जैसा हमने पिछले यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में किया था वही काम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ हम ए को नीचे से मिला देते हैं, इसको हम लोग नेम दे देते हैं सी, और बी को नीचे मिला देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं डी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ABCD एक फिगर हो गया है। इस फिगर का जब हम एरिया निकाल लेंगे तो ये मेरे लिए क्या देगा, हमें डिस्टेंस दे देगा। अब अगर तुम फिगर को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें फिगर समझ में आएगा कि ये एक ट्रेपीजियम है, ये ABCD एक ट्रेपीजियम है। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम लोगों को ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो हम इसे तोड़कर बनाएंगे। हमें पता है कि जो ट्रेपीजियम होता है वो एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल का मिक्सचर होता है। तो हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया तो याद होगा ही। तो ए को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ई से, तो ABE हमारा ट्रायंगल हो गया और AECD हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल AECD का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, जो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी AC इंटू AE। तो AC कितना है? तो AC हमारा 30 हो गया और AE कितना है? तो हमने पिछले ग्राफ में यही काम किया था। हमने क्या किया था, T2 और T1 लिया था और T2 को T1 से माइनस कर दिया था। तो 5 - 3 हो गया हमारा 2। अब हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ABE का। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है, AE। तो AE और CD तो इक्वल है, इसलिए AE भी कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा।
लेकिन BE कितना होगा, तो B कितना है हमारा 50 और E कितना है हमारा 30, तो दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 50 माइनस 30 यानी कि 20 हमारा निकल जाएगा हाइट। तो हाफ इंटू 2 इंटू 20 हमारा हो जाएगा 20, इसे हम मान लेते हैं 2। अब ट्रायंगल के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 60 प्लस 20 हमारा हो गया 80 किलोमीटर्स। तो आई होप आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को, ग्राफ के पार्ट को एक बार और ज़रूर देख लेना, तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसा कि मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में बताया था कि इसमें 3 इक्वेशन हैं, 3 फार्मूलाज है, वो तुम्हें याद होने ही चाहिए, तभी तुमसे न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो तुम्हें ये तीनों फार्मूला को याद कर लेना है। तो पहला जो इक्वेशन आता है वो है v = u + at। दूसरा इक्वेशन है हमारा s = ut + ½ at²। तीसरा इक्वेशन हमारा है v² = u² + 2as। यहाँ पर u हमें पहले से पता है इनिशियल वेलोसिटी, v हमें पहले से मालूम है फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s जो है वो यहाँ पर डिस्टेंस है। प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत करना स्पीड से, s यहाँ पर डिस्टेंस है। तो तुम्हें इन तीनों फार्मूला को याद करना है और इनसे न्यूमेरिकल्स बनाना है। अब जो टॉपिक आ रहा है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन की तरह ही है, जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, मगर जो पाथ है वो अब स्ट्रेट नहीं है, पाथ अब सर्कुलर हो गया, एक राउंड हो गया। तो सर्कुलर पाथ में जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई t, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो 2πr हम लोग लेंगे। अब 2πr क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr ही होता है ना, इसीलिए हम लोग 2πr ले रहे हैं डिस्टेंस को। अब अगर तुमसे सवाल किया जाए कि एक स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन पे अगर बॉडी मूव कर रहा है तो क्या उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो तुम बोलोगे नहीं, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन सर्कुलर पाथ पे अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो क्या उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है। तो जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी बदलता है, इसलिए क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद आया, जिसमें मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है लेकिन डायरेक्शन भी है। तो जब डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी भी बदलेगा। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना ताकि तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। आई होप कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में आके ज़रूर पूछना और बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर दे, सब्सक्राइब बटन दबाना, वो बेल आइकन ठोकना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सायोनारा।